क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम पढ़ लिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो ये इनर्शिया वाली बात होती है, जो इनर्शिया होता है वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। दूसरा क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें उत्पन्न किया गया त्वरण उस बल का सीधा समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना पढ़े थे कि यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो वह एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइड इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी हमने आपको बता दिया था कि सबसे पहले कि यानी जो एक्सेलरेशन होगा वह फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स क्या है? बल क्या है? जो वस्तु पर अप्लाई किया जा रहा है, वस्तु पे अप्लाई किया जा रहा है। और फिर यही ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, 1/m। एम क्या है भाई? मास है, यानी द्रव्यमान। क्या है भाई? द्रव्यमान। इतना कल पढ़ चुके थे ना? पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़े थे? बता दो बाबू मेरे, देखो तो पढ़ लिए हैं, यानी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। चलो मेरे बाबू, अब इससे क्या निकल कर आ गया? F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अब यह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से चर्चा किया गया था और आज हमें क्या पढ़ना है? संवेग, मोमेंटम। क्या पढ़ना है? मोमेंटम। आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए? पक्का? चलो मोमेंटम देखोगे भाई। संवेग आज का टॉपिक होगा, संवेग। संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहते हैं बाबू? मोमेंटम। क्लियर है ना? मोमेंटम। संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। अब देखो संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? तो कहता है कि यह किसी वस्तु का विशेष गुण है। यह किसी वस्तु का विशेष गुण है। यह वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान को क्या कहोगे? मास। वेग को क्या कहोगे? वेलोसिटी। इस पर निर्भर करता है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? तो देखोगे भाई, लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह किसी वस्तु का विशेष गुण होता है। विशेष गुण होता है जो उस वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह किसी वस्तु का विशेष गुण होता है। यानी इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश में लिखेंगे भाई सबसे पहले कि इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। property of an object which depends on the mass and velocity of that object। यानी यह किसी वस्तु का विशेष गुण है जो उसके मास पर और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। तो अब कोई आपसे पूछे कि वास्तव में संवेग क्या है, तो कहता है कि किसी वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान, वेग और
द्रव्यमान, यानी वेलोसिटी होनी चाहिए और मास होना चाहिए। क्लियर है ना। तो अब संवेग का परिभाषा क्या बनाएंगे बाबू, संवेग का परिभाषा बनाएंगे कि किसी वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is called its momentum, is called its momentum। यानी उसका क्या कहलाएगा बाबू, मोमेंटम कहलाएगा। यानी मास होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब देखोगे भाई कि अब एक बात मिलकर आया कि संवेग इक्वल टू क्या मिल गया, द्रव्यमान मिला, गुणे क्या मिला बाबू, वेग मिला। क्या मिला, वेग। यानी वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग, द्रव्यमान संवेग को किससे डिनोट करते हो बाबू, मोमेंटम से। आए मोमेंटम इंग्लिश में इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी हो गया। संवेग इक्वल टू क्या हो गया बाबू, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखना मेरे बाबू, अब कहता है कि सबसे पहले कि संवेग को P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई, P से डिनोट करते हैं। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, P से। यानी मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। क्लियर है। अब देखो, तो अगर संवेग को P से डिनोट करते हैं तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं बाबू, M से। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, V से। तो इसलिए अब ज़रा ध्यान देना मेरे बाबू कि एक बात निकल कर आ गया कि P इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू V। P इक्वल टू M इंटू V। M को क्या कह दिया बाबू, मास। V को क्या कहा, वेलोसिटी। क्लियर है ना। हिंदी में क्या कहेगा, द्रव्यमान, और इसको क्या कहेगा, वेग। क्या कहेगा, वेग। यानी द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग का परिभाषा मिला, संवेग का फॉर्मूला मिला। अब देखोगे भाई अगली पॉइंट कहती है कि यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होता है। अभी बताया है ना कि यह किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू, वेग पर। तो वेग, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि होगा। क्लियर है। तो चलोगे बाबू, अब देखोगे अगला पॉइंट कहता क्या है कि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। क्लियर है ना। यानी लिखेंगे मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। मोमेंटम क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। चलो इतना पॉज करो, नोट करो जल्दी से। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी करो बाबू लोग। चलो बाबू लोग, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो अगला हेडिंग डालेंगे लो, संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखो एसआई यूनिट चाहिए।
अभी पढ़कर क्या आए हो, क्या पढ़कर आए हो भाई? समवेग इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान। गुणे क्या पढ़े हो बाबू? त्वरण पढ़े हो। अच्छा, अगर इसका तुमको एसआई मात्रक चाहिए, यानी संवेग का क्या चाहिए? एसआई मात्रक चाहिए, तो क्या करोगे? द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा ना। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, गुणे वेग का एसआई मात्रक। अच्छा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। अच्छा, मीटर होता है किलोग्राम, केजी। अब वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड की सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब ज़रा सोचोगे मेरे बाबू, इसलिए संवेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इक्वल टू क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? या और में इसी को क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बाबू मेरे संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक। क्लियर है ना? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू लोग? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताओ हमको, जल्दी से बताओ तो। मीटर पर सेकंड होता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है बाबू? मीटर पर सेकंड होता है। तो जब मीटर पर सेकंड होगा तो यहाँ हम लोग गलती लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना? गलती लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? गलती लिख रहे हैं भाई। मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? मीटर पर सेकंड होगा। चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? यानी केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। संवेग का एसआई मात्रा क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? किताब खोल के बैठे हो फिर भी नहीं बोल रहे हो, उल्टा पुल्टा जो हम बोल रहे हैं वही मेरे साथ चल रहे हो भाई। अरे किताब की लाइनें मिलाते रहो, सामने खोल के बैठे हुए हो, लिखा गया एसआई मात्रक। हम बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम भी कह रहे हो हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ मास्टर जी जो मर्जी वो लिखते रहो, जो मर्जी वो लिखते रहो। अब देखो भाई, ये संवेग का एसआई मात्रक हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं सबसे पहले कि संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या होता है। तो अगला हम लोग हेडिंग बना लेंगे, संवेग के पदों में, संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, गति नियम, यानी संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम लिखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम, संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो बाबू लोग फटाक से जल्दी से नोट कर लीजिए, तब सेकेंड आपका हेडिंग बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हो गया बाबू। तो अगला हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे कि न्यूटन, संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम। देखिए कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती, बल का सीधा
समानुपाती उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती होता है तथा बल की दिशा संवेग परिवर्तन की दिशा में कार्य करता है। संवेग परिवर्तन की दिशा में कार्य करता है, दिशा में कार्य करता है। यानी देख लो भाई, यानी क्या मिलकर आया सबसे पहले कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा? संवेग में। तो संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल, जो हम बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड करेंगे, उसका प्रोपोर्शनल होगा, उसका प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तथा बल की दिशा उधर कार्य करेगी जिधर संवेग में परिवर्तन हो रहा है। संवेग में अब एक बात समझ में आ रहा है कि भाई संवेग संवेग संवेग। तो देखोगे सबसे पहले कि आप क्रिकेट खेलने जब जाते हो तो बॉल फेंका जाता है या कैच करते हो, तो बॉल अगर धीरे गति से आ रही है, बॉल बहुत स्लोली मोशन में फेंका गया, तो आपको कैच करने में चोट कम लगती है। चोट कम लगती है ना। बॉल एकदम बिल्कुल हल्का सा पकड़ो तो आपको चोट बहुत धीरे लगती है, चोट बहुत धीरे लगती है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि बॉल बहुत तेज़ी से कोई थ्रो करता है और आप उसको कैच करते हो, तो आपको चोट ज़्यादा लगती है। तो यानी जिस वस्तु का वेग कम होगा उसका संवेग भी कम होगा, और जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। क्लियर है? तो संवेग का मतलब हुआ कि परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल, उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती होता है। यानी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, बाबू आप थोड़ा वेट करो, आपका बैच नहीं शुरू हुआ है, उसके सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है ना? उस वस्तु पर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती, तथा बल की दिशा उधर ही कार्य करती है जिधर संवेग में परिवर्तन हो रहा है। यानी गेंद आपके हाथ तक आ रही है तो धीरे धीरे आपकी हाथ पीछे खींचते हो तो वेग कम हो रहा है, संवेग कम हो रहा है, तो अर्थात बल की दिशा भी उधर ही कार्य करेगी। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो तो भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो सीधा सीधी लिखेंगे इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the unbalanced force acting on it, to the unbalanced force acting on it, and this change takes place in the direction of force applied, in the direction of force applied। इंग्लिश में हमने लिख दिया भाई। चलो देखो तो सबसे पहले कि संवेग में परिवर्तन यानी द rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force acting on it, and it take place
प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो बल लगा रहे हैं, चलो अप्लाइड का स्पेलिंग सही है ना, हाँ सही है, जो बल आप लगा रहे हैं उस बल की दिशा में होता है। यानी पहली बात समझ में आई कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है वह बल का सीधा समानुपाती होगा। कौन सा बल? तो अनबैलेंस्ड फोर्स, और यह बल उधर ही कार्य करेगा जिधर संवेग में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है ना? यानी सीधी आप देखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखोगे भाई, संवेग आपको समझ में आ गया कि वेग कम तो संवेग कम, वेग अधिक तो संवेग अधिक। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं बाबू इससे अलावा कि न्यूटन की द्वितीय गति नियम को संवेग के पदों में व्यक्त तो हमने केवल बातें लिखी, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्योंकि न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है F बराबर क्या होता है? ma, और संवेग बराबर क्या पढ़कर आए हो? m इंटू v पढ़कर आए हो, m इंटू v पढ़कर आए हो। क्लियर है ना? तो अब हमें इससे a डेराइव करना है, इससे a डेराइव करना है, यानी इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है? F बराबर ma निकालना है, F बराबर ma निकालने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो सबसे पहले इसको नोट कर लो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से नोट करो बाबू लोग, फटाफट नोट करो जल्दी से। अब देखना बाबू, अब हमें क्या डेराइव करना है भाई? F बराबर ma डेराइव करना है किससे? से संवेग में परिवर्तन से, संवेग में परिवर्तन से। यानी हमने क्या लिखा है? संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम लिखा है, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या कहता है? F बराबर ma। तो यानी संवेग के द्वारा F बराबर ma आना चाहिए, आना चाहिए ना कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो फटाफट देख लें। तो पहला हमने क्या देखा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका बल का एक्सप्रेशन यानी डेराइवेशन लिख लेते हैं। डेराइवेशन, किसका डेराइवेशन करना है भाई? यानी F बराबर ma का, F बराबर ma का। अब देख लो, डेराइवेशन माने व्युत्पत्ति। क्या लिखते हैं इसको? व्युत्पत्ति लिखते हैं। क्लियर है ना? चलो थोड़ा सा एक भाषा बना के लिखेंगे। क्या भाषा बना कर लिखेंगे कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, u से गतिशील है, प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिशील है। अब कोई असंतुलित बल, और बल को हमने किससे डिनोट किया भाई? F से। इस पर कार्य कर इसके वेग में परिवर्तन लाता है, इसके वेग में परिवर्तन कर देता है, वेग में परिवर्तन कर देता है, तब वस्तु का वेग भी हो जाता है। तब वस्तु का वेग क्या होता है भाई? भी हो जाता है। यानी देखो, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है, वह भी u वेग से गतिशील है, u वेग से गतिशील है। अब तुम पीछे से अपना असंतुलित बल लगाया और उसको धक्का दिया और वस्तु
बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, तो उसके वेग में परिवर्तन किया, वेग में, यानी उसका वेग क्या हो गया, v हो गया, उसका वेग v हो गया। क्लियर है ना। तो अब ज़रा सोचोगे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का, अतः लिखोगे कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और प्रारंभिक संवेग को किससे डिनोट करोगे, p1 से। किससे डिनोट करोगे, p1 से, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैंस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी देखो संवेग बराबर क्या पढ़ कर आए हो, द्रव्यमान गुणे उसका वेग, द्रव्यमान गुणे उसका वेग। द्रव्यमान क्या है, m, वेग क्या है बाबू, वेग क्या है, इसका प्रारंभिक वेग u है ना, प्रारंभिक वेग u है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक संवेग निकाल रहे हो, प्रारंभिक संवेग निकाल रहे हो, तो क्या लिखोगे, m इंटू यू, m इंटू यू। तो इसलिए आपको मिल गया P1 इक्वल टू एम यू, P1 इक्वल टू एम यू। इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, फर्स्ट। पुनः वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का अंतिम संवेग यानी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको P2 डिनोट कर लेंगे। क्या डिनोट करेंगे, P2, यानी वस्तु का द्रव्यमान अगुणे उसका वेग, वेग क्या है, v। तो इसलिए अब क्या मिल रहा है भाई, P2 इक्वल टू एम वी, P2 इक्वल टू एम वी। अब संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग P1 से किस में बदल रहा है, P2 में, P1 से किस में बदल रहा है, P2 में। तो संवेग में परिवर्तन, अब क्या हो रहा है बाबू, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या मानोगे भाई, 2 मान लोगे। क्या मानोगे, 2। और संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है भाई, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलोगे बाबू, अब P2 माइनस P1 मान रखो, P2 माइनस P1 का क्या रखोगे बाबू, एम भी माइनस एम यू हो रहा है ना। तो अब देखोगे, यानी अब इसका मतलब मिल गया कि P2 माइनस P1 इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। क्लियर है ना। अब सुनोगे बाबू, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू इतना का मान m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन देखना मेरे बाबू, लेकिन एक बात देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दर किसके सापेक्ष निकाला जाता है, टाइम के सापेक्ष। दर किसके सापेक्ष निकाला जाता है बाबू, टाइम के सापेक्ष। दर किसके सापेक्ष निकाला जाता है, टाइम के। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू एम और V माइनस यू अपॉन क्या कर लेंगे, T। लेकिन तुम क्या पढ़कर आया था बचपन से, क्या पढ़कर आया था, चूँकि हमने पढ़ा था V माइनस यू, V माइनस यू अपॉन T बराबर क्या पढ़ा था, A। तो इतना के लिए हम क्या रख सकते हैं भाई, A। तो P2 माइनस P1 बराबर क्या पढ़े हैं, MA। क्या पढ़े हैं, MA। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं, पक्का। तो अब चलो पुनः न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, गति नियम से क्या पढ़े हैं, F बराबर MA, F बराबर MA पढ़े हैं ना। चलोगे तो इसको थोड़ा सा देख लो भैया, अभी इसको थोड़ा नीचे रख दो। अब सुनो, अभी इधर डिफिनीशन क्या पढ़ा तुम कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल का सीधा समानुपाती, असंतुलित बल का सीधा समानुपाती। तो संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यही ना थी, तो यह किसके सीधा समानुपाती होता है, उस पर लगाए गए असंतुलित बल के, उस पर लगाए गए। तो यानी इसको हम P2 माइनस P1 बराबर क्या लिख दें, KF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पक्का। तो अब सुनोगे बाबू कि या अब K बराबर क्या मान लेंगे, 1, कहाँ से,
प्रयोग से तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या मिलेगा, F मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना है, 3। अब द्वितीय गति नियम से F बराबर ma का मान क्या आया है, P2 माइनस P1 तो एक बात कर लेते हैं बाबू कि दोनों का LHS बराबर, तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होगा ma बराबर क्या होगा P2 माइनस P1। और यही तो निकालना था ना, और कुछ निकालना था नहीं भाई, यानी यही डेराइवेशन करना था कि न्यूटन का संवेग के पदों में न्यूटन का द्वितीय गति नियम करना था। तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बराबर हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? एक बार और समझा देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से नोट करो बाबू लोग, जल्दी से नोट करो, चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो बाबू हो गया इतना, तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखोगे भाई थोड़ा सा हमने क्या किया, संवेग में परिवर्तन की दर निकाला, परिवर्तन की दर। यहाँ टी किया तो यहाँ भी हमको टी कर लेना चाहिए था, टी यहाँ भी कर लेते हैं। यानी इसको हम यहाँ से अगर क्या कर लें, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गवा है, बट मिस्टेक नहीं हुआ यार, केवल टी नहीं लगाया गया, टी नहीं लगाया गया, ये गाजर मजूर होगा, इसलिए क्या कर लो, इसको डिलीट कर लो। तो यहाँ इतना हो गया, तो P2 माइनस P1 अपॉन टी बराबर इधर क्या मिल गया, ma मिल गया ना। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, 3rd मान लोगे, 3rd। अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या पढ़े हो, F बराबर ma पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इक्वेशन नंबर 4 लिखोगे बाबू, कौन चीज़, समीकरण 1 एवं 1 नहीं भैया 3, क्या है 3 एवं 4 से, यानी दोनों का देखोगे RHS बराबर, इसलिए P2 माइनस P1 अपॉन क्या लिखोगे, T बराबर F, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल का समानुपाती होता है या बराबर होता है, क्या लिख लेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर लिखेंगे भाई, कौन चीज़, अर्थात लिख लेंगे इसके नीचे से क्या लिखेंगे, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। क्लियर है, चलो अब इतना लिख लो। अब अगले टॉपिक पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण। क्लियर है, चलो तो पहले इसको नोट करो और द्वितीय गति नियम का कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए। चलो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, फटाफट देख लें लोग। चलो देखा जाए बाबू न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण, क्या क्या दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलेगा बाबू लोग, जल्दी से बता दो, जल्दी से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम का क्या क्या उदाहरण मिलेगा, चलो इसको लिख चुके हो ना। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण फटाफट लिख लें लोग। चलो क्या क्या उदाहरण लिखेंगे भाई, पहला तो देख लो, देखते हो सबसे पहले कि ऊंची कूद का कोई खिलाड़ी होता है तो स्पंज के गद्दे पे कूदता है। ऊंची कूद का खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर कूदता है, क्यों कूदता है, उसको चोट कम लगे, उसको चोट कम लगे। जैसे फर्श पर कूदने की अपेक्षा मिट्टी पर कूदते हैं तो फर्श पर ज़्यादा चोट लगता है और मिट्टी पर
कम चोट लगता है। ये क्यों होता है भाई? तो मिट्टी पर पैर धंसता है, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका संवेग कम हो जाता है, संवेग कम हो जाता है, इसलिए चोट कम लगती है। लेकिन फर्श पर कूदने के बाद संवेग कम नहीं होता है, इसलिए पैरों में चोट ज़्यादा लगती है। अब क्रिकेट का खिलाड़ी जो है कैच लेते समय कैच लेकर अपने हाथ को पीछे खींचता है। इससे क्यों होता है कि गेंद बहुत तेज़ी से आ रही होती है, और जैसे गेंद को पकड़ के उसी के दिशा में हाथ पीछे खींचता है तो धीरे धीरे बॉल का वेग कम होते जाता है, जिससे उसको चोट की अनुभूति कम होती है। क्लियर है ना? चलो अब देखो बॉक्सिंग देखे हो तो जैसे बॉक्सर की सामने वाले बॉक्सर के सर पे फाइट से वार करता है, अपने बॉक्सिंग को वार करता है, तो वो अपना सर पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि संवेग कम होगा, यानी ये मार रहा है, हम पीछे खींच रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे। तो अब ज़रा सोचो कि वेग धीरे धीरे कम होगा तो चोट कम लगेगा। तो इनको रिटर्न वर्क में ले लें फटाफट। तो क्या हेडिंग डालेंगे? न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण। न्यूटन के द्वितीय गति नियम का, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उदाहरण। न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण। चलिएगा भाई, दैनिक जीवन में उदाहरण देख लें भाई, क्या क्या देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ, एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम का दैनिक जीवन में उदाहरण। अब चलो बाबू, तो दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फटाफट पहला उदाहरण बताओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आप पीछे से बोलते चलो भाई, बोलो जल्दी से, बोलो, बोलोगे नहीं? हाँ, ऊंची कूद का खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पे, स्पंज के गद्दे पर गिरना, यही ना? ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। पहला लिखेंगे ऊंची कूद के खिलाड़ी, ऊंची कूद के खिलाड़ी। अरे भाई देखो, पहले लिखने तो दो। खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, गद्दे पर गिरना। अगला टॉपिक बोल दो भैया। कच्चे फर्श, यानी कच्चे फर्श या इसी को क्या कहेंगे? मिट्टी। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श है, इसको क्या कहेंगे? सीमेंटेड फर्श। क्या कहेंगे भाई? सीमेंटेड। क्लियर है ना? फ्लोर। तो सीमेंटेड, पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट की अनुभूति होती है, अधिक चोट लगती है। अगला बोलोगे मेरे बाबू? क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को धीरे धीरे, हाँ, पीछे की ओर खींच लेता है, खींच लेता है। एक और बोल दो भैया, चौथा बोल दो, एक और बोल दो, जल्दी से बोलो। क्या? हाँ, बॉक्सर वाला, जल्दी बोलो। हाँ, बॉक्सर, बॉक्सर का, बॉक्सर खिलाड़ी, बॉक्सिंग खिलाड़ी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? बॉक्सिंग खिलाड़ी का, बॉक्सिंग खिलाड़ी का अपना सिर पीछे की
और करना, ये भी न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में मिल जाएंगे, आप उनको देख लेंगे। मैंने 2 4 5 एग्जाम्पल जो था मेरे पास, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्लियर है ना? चलिए पॉज कीजिए वीडियो और इसको नोट कर लीजिए। हो गया बाबू लोग? वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आवेग पढ़ेंगे, जिसको इम्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पल्स, आवेग। और उसके बाद न्यूटन का तृतीय गति नियम पढ़ेंगे, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेग, इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप पीसीएम क्लासेस के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।